बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और सब टॉपिक है आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको समझने के लिए हम एक मानचित्र का सहयोग लेंगे। ये है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का मानचित्र, जिसमें कि लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस, ब्रुनेई दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देश। और इन सभी देशों ने बनाया है एक संगठन जिसका नाम है आसियान। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार होना पड़ा और राजनीतिक और आर्थिक कीमत भी इन्होंने चुकाई। और युद्ध समाप्त होने पर राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि विश्व की दो महाशक्तियों जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल होने का भी इन पर बार बार दबाव बनाया जाने लगा। लेकिन इन टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति से दक्षिण पूर्व एशिया संभलने की स्थिति में नहीं था। हमने देखा कि 1955 में बार्डुंग सम्मेलन हुआ और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ। इनके माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास, अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामलों में कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे। और इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशिया देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी आसियान बनाकर एक पहल की थी। अब बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकॉक समझौता क्या है, यानी बैंकॉक समझौता क्या है। तो हम बताएंगे कि 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों यानी इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया, इन 5 देशों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसको कि कहा जाता है बैंकॉक घोषणा पत्र। 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस ने एक घोषणा पत्र पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। इसी को ही क्या कहा जाता है, बैंकॉक घोषणा पत्र। या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो हम कहेंगे आसियान के संस्थापक सदस्यों की संख्या है 5, यानी आसियान के संस्थापक सदस्य कितने हैं, 5। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आसियान के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखो या संस्थापक देशों के नाम लिखो। तो इसमें हम कहेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर, यानी ये क्या है, आसियान के 5 संस्थापक सदस्य। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना या आसियान का गठन कब हुआ। तो हम कहेंगे आसियान का गठन हुआ 1967। इसके बाद पूछा जाता है कि आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो हम बताएंगे आसियान के मुख्य उद्देश्य थे आर्थिक विकास को तेज करना, यानी आसियान का पहला मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। यानी पहले आर्थिक विकास हासिल करना और आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना और कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जितने भी नियमों और कानूनों का निर्माण किया है उन सभी का पालन करना भी इसका उद्देश्य था। और बच्चों, यहाँ पे को चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि जितने भी सिंगल एरो वाले हैं वो हैं आसियान के संस्थापक सदस्य और डबल एरो वाले जो हैं वो बाद में शामिल होने वाले सदस्य हैं, जिनमें कि है तुम्हारा वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस,
म्यांमार और कंबोडिया। यानी ये 5 देश आसियान में बाद में शामिल हुए थे। 5 तो आसियान के संस्थापक सदस्य थे और 5 देश यानी वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया बाद में इस संगठन में शामिल हुए। यानी अब आसियान की सदस्य संख्या 5 न होकर 10 इसकी कुल सदस्य संख्या हो गई और यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य इसने नहीं रखा। और फिर बात आती है आसियान शैली की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान शैली क्या है या आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। तो हम लिखेंगे अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप से आसियान ने काफ़ी यश कमाया। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। यानी आसियान की जो नीति थी वो थी सभी देशों के साथ, यानी आसियान के जितने 10 के 10 सदस्य हैं उनके साथ टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति अपनाना। और इससे आसियान संगठन ने काफ़ी दुनिया में यश कमाया। इसी को ही क्या कहा जाता है, आसियान शैली कहा जाता है। और बच्चों, आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यानी 10 के 10 सदस्य राष्ट्रों का सम्मान करना। बच्चों, आसियान दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। और इसको व्यापक बनाने के लिए आसियान ने 2003 में यानी 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का गठन किया, जिसको कि कहा जाता है आसियान के 3 स्तंभ। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आसियान के 3 स्तंभों से आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है, या आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो हम कहेंगे आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये क्या है, आसियान के 3 स्तंभ। और इनकी स्थापना कब की गई, 2003 में। 2003 में इनकी स्थापना की गई। 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। अब हम बात करेंगे आसियान आर्थिक समुदाय के बारे में डिटेल से। आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में। आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी क्षेत्रीय स्तर पर जो भी विवाद होते हैं उनको बातचीत के माध्यम से उनका समाधान करना है। और 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों को आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। और आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। तो ये भी पूछा जाता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना सन 1994 में की गई। अब बात आती है आसियान आर्थिक समुदाय की। तो बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है। और इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार, यानी सभी देशों का एक बाजार होगा
और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसके इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। यानी सभी आसियान देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना इसका उद्देश्य होगा आसियान आर्थिक समुदाय का। और यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्थाओं को भी सुधारना चाहेगा। यानी आसियान आर्थिक समुदाय इस क्षेत्र के जितने देशों के बीच भी आर्थिक मनमुटाव है, आर्थिक मतभेद हैं, तो उनको सुलझाने का भी ये प्रयास करेगा। और आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। और इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। बच्चों, अब बात आती है विज़न 2020 क्या है। इसको अगर हम छोटे रूप में देखें तो हम कह सकते हैं टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति। तो इसको हम क्या कहेंगे, विज़न 2020। बच्चों, आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और इसके विज़न दस्तावेज 2020 में यानी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। और आसियान द्वारा सभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। यानी विज़न 2020 यानी कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति। और इसी तरकीब यानी इस तरीके से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की जा रही है। यानी टकराव को छोड़ने और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए आसियान के द्वारा प्रतिवर्ष बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसियान के सभी सदस्य अपनी अपनी बातों को रखते हैं और टकराव की जगह बातचीत और सुलह समझौते के रास्ते को अपनाते हैं। बच्चों, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। और शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति को सुधारने की यहाँ पे कोशिश की है। और भारत ने 2 आसियान सदस्यों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। और भारत आसियान के साथ ही मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास भी कर रहा है। और आसियान की ताकत, अंत में बच्चों हम ये कहेंगे कि आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। और यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। बच्चों, अब बात आती है कि पूरब की ओर चलो नीति क्या है, या भारत के द्वारा पूरब की ओर चलो नीति कब अपनाई गई थी। तो इसमें हम कहेंगे कि भारत ने 1991 से पूरब की ओर चलो नीति अपनाई। और इस नीति के अंतर्गत पूर्वी एशिया के देशों, जिनमें आसियान है, चीन है, जापान है और दक्षिण कोरिया है, तो उनके साथ आर्थिक संबंधों में यहाँ पर बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई थी। यानी पूरब की ओर चलो नीति किसने अपनाई, भारत ने अपनाई। अब भारत की जब मोदी गवर्नमेंट में जो पॉलिसी है उसमें है एक्ट ईस्ट की पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। और पहले कांग्रेस के शासन में पूरब की ओर चलो नीति चलाई गई। बच्चों, अब हम बात करेंगे आसियान के झंडे के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान के झंडे का स्वरूप कैसा है। तो आप कहेंगे कि आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को
इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान के झंडे में जो वृत्त बना है वह किसका प्रतीक है। तो हम कहेंगे कि वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। और जो आसियान 10 धान की बालियां हैं उनको एक सूत्र से यानी धागे से बांधा है, तो वो किसका प्रतीक है? तो वो हैं मित्रता और एकता का प्रतीक। यानी आसियान के झंडे में 10 धान की बालियां हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं और जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। और वृत्त है तुम्हारा आसियान की एकता का प्रतीक है।